हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लास्ट क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाए उसको बेहतर समझे भी होंगे। तो आज के क्लास में आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उसका जवाब देना है। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग सीख चुके हैं। आप लोगों को जो काइनेमैटिक्स टॉपिक है, एक्चुअल में कोई कोई बुक जो है ना केवल मोशन इन वन डायमेंशन को ही काइनेमैटिक्स बोल देता है और प्रोजेक्टाइल अलग और रिलेटिव मोशन अलग चैप्टर, और बहुत से बुक में तो रिलेटिव मोशन कोई चैप्टर ही नहीं होता है। वो वेक्टर में ही लोग क्रॉसिंग द रिवर रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस कर देते हैं। तो हम लोग जो हैं स्टेप वाइज पढ़े हैं और एससी वर्मा के बुक में काइनेमैटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन सब कुछ है। तो पहले तो आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट हो ले। उज्ज्वल तिवारी, राजेश सिंह, प्रिंसी कुमारी, अस्मित गुप्ता, यशस्वी अभिनव, ऋतिक रोशन, गोविंद तिवारी, अंकित कुमार, अमन, वैष्णवी सिंह। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो हैं आज पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है। एससी वर्मा का तो लगभग एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे, यानी कि एम करीम के बुक में आपको होमवर्क दिए थे और अब तो जाहिर है फुल चैप्टर ही होमवर्क है। तो आप लोग जो हैं अपना क्वेश्चन नंबर को लिखें, ठीक ना। आरती सुमन, अस्मित गुप्ता, चलिए क्वेश्चन लिखे हैं 12 नंबर। देखिए अस्मित, क्वेश्चन नंबर 12 आपके कॉपी में बना हुआ है। जब हम बतलाएंगे तो रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को बताए हुए हैं। हाँ जी, और भी स्टूडेंट अपना नंबर लिखें। कृष्ण कुमार लिखे हैं 25 एंड 28। चलिए 25 एंड 28। चलिए नीतीश कुमार, चलिए गुड आफ्टरनून। यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक स्टूडेंट बोल रहे हैं 8 नंबर में मेरे को दिक्कत है, 28 तो लिखा हुआ है ही। एक स्टूडेंट जो है 25 और 28 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए वो तो ऑलरेडी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आयुष, आदित्य, गुड आफ्टरनून। उज्ज्वल तिवारी लिख रहे हैं 27 भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए पूछे हैं तो बता ही देंगे। चलिए, तो यही क्वेश्चन आपका दिक्कत है। पहले मैं इस क्वेश्चन को बतलाता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। और किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है तो लिख दे। कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख दीजिए। अब मेरे सामने जो है स्क्रीन आ गया है, दिखाई पड़ेगा स्पष्ट। चलिए, और अब किसी को कोई क्वेश्चन है नहीं। अच्छा चलिए, एक स्टूडेंट देवांशु नंदन बोल रहे हैं कि मुझे तो भाई 23 भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 नंबर प्रॉब्लम। देखो 8 नंबर प्रॉब्लम में साइकिल का व्हील है,
स्पोक लगा हुआ, ठीक ना। व्हील जो है रोल करते हुए आगे जा रहा। कह रहा कौन सा स्पोक जो है वो बाकी के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग दिखेगा। ठीक, आइए थोड़ा समझिएगा। है तो ये प्योर रोलिंग मोशन का क्वेश्चन, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे। देखिए समझिए, मेरे हाथ को ही उंगली को जो है ना समझिए स्पोक। चलिए लुढ़कते हुए चल दिया, लुढ़कते हुए चल दिया, ऐसे चल दिया। थोड़ा सा एक बात इमेजिन करो, दिमाग में लाओ तो सीलिंग फैन को लाओ। फैन में ब्लेड ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है ना? नहीं, अक्सर 3 ब्लेड रहता है फैन में, लेकिन रोटेट करता है तो लगता है कि जैसे हर जगह ब्लेड हो, हर जगह ब्लेड। नहीं, लेकिन ऐसा कल्पना करो कि किसी सीलिंग फैन में, ठीक ना, किसी सीलिंग फैन में 3 ब्लेड के बजाय सपोज करो 4 ब्लेड। 3 ब्लेड रोटेट कर रहा है। अब मान लो एक ब्लेड जो है ना थोड़ा ऊपर में या नीचे में बना दिया गया, वो फिक्स, वो रोटेट नहीं कर रहा। बाकी तीनों ब्लेड जो है ना रोटेट कर रहा। तो एक बात बतलाओ, तो ज्यादा क्लियर कौन दिखाई पड़ेगा? तो वही दिखाई पड़ेगा जो रुका हुआ होगा, एकदम क्लियर दिखेगा। अब बाकी सब ओवरलैप दिखेगा नहीं। तो अब थोड़ा सा समझना बात को। देखो, जब हम लोग व्हील को रोल कराते हैं ना, तो जो ये कांटेक्ट में पॉइंट होता है ना, देखो सही मायने में कैसा मोशन होता है, ध्यान से देखना। जैसे मेरे हाथ को रोड समझ लो, ये साइकिल का व्हील है, देखना। अभी ये वाला जो स्पोक वाला पोर्शन है, टायर का यहाँ वाला पार्ट है जमीन के कांटेक्ट में। देखो क्या है, ये पार्ट रुका हुआ है और इसी के अबाउट पूरा बॉडी रोटेट कर रहा। देखो ऐसे रोटेट कर रहा। अब दूसरा आया कांटेक्ट में, तब ये छोड़ दिया कांटेक्ट। देखो ये आ गया कांटेक्ट। अब ये रुका हुआ रहेगा, तब तक रुका रहेगा कि तीसरा कांटेक्ट में ना आए, तब तक ये रुका रहेगा कि चौथा कांटेक्ट में ना आए। मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो ये रुका हुआ है और पूरा बॉडी रोटेट कर रहा, पूरा व्हील रोटेट कर रहा। अब चलो ये कांटेक्ट में आ गया, अब ये कांटेक्ट छोड़ दिया, अब ये कांटेक्ट में आ गया, मिडिल वाला ये वाला फिंगर है ना, यहाँ आ गया। अब देखो अगला स्टेप में ये कांटेक्ट में आया। अब इसी के बाद पूरा बॉडी तब तक रोटेट करा जब तक अगला कांटेक्ट में ना आ जाए, जब तक अगला। समझ गए बात को? मतलब कि जो लोअर पॉइंट है वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है। इसीलिए ये जो लोअर स्पोक है वो ज्यादा क्लियर दिखता है बाकी सब स्पोक के कंपैरिजन में। यानी हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट with respect to the surface is 0. Hence, lower spoke appears different in comparison to other spokes. ठीक ना? ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमेशा रुका हुआ रहता है, ये रुका हुआ है, अब पूरा रोटेट कर रहा है। अब जब ये कांटेक्ट में आ जाएगा ये रुक जाएगा और पूरा रोटेट करेगा। तो सोचो जो रुका हुआ रहेगा
वो ज़्यादा क्लियर ना दिखेगा, बाकी से कुछ अलग दिखेगा कि नहीं। तो उम्मीद है बात को समझे होंगे। इसीलिए इसमें आंसर दिया हुआ है कि जो लोअर स्पोक है ना वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा इन कंपेरिजन टू अदर स्पोक्स। ठीक है, अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 12 जो है एक स्टूडेंट पूछा है और आपको केवल याद दिला दे रहे हैं। 12 नंबर प्रॉब्लम आप बनाए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी स्थिर है तो उसको बारिश जो है 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़, यानी रेन का एक्चुअल वेलोसिटी 60 डिग्री के एंगल पर है। और यही आदमी जब दौड़ने लगता है, यानी मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जब 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तब इसको रेन जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ता है। तो ये रिलेटिव मोशन हो। तो पूछा जा रहा आपसे कि रेन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो। तो ठीक, देखो ये हो गया VME और इसके हेड में इसके टेल को ऐड कर दो। देख लो ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कराए हुए हैं। बस ये नहीं बोले थे कि ये 12 नंबर प्रॉब्लम है। ये VRM तो 30 डिग्री पर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा VRE और क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल 60 डिग्री। तो सोचो ये 30 ये 60 तो ये हो गया 30 और ये 30 तो ये 30। ये जब 25 मीटर पर सेकेंड है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो सामने वाला साइड इक्वल होगा, यानी VRE भी जो होगा वो 25 मीटर पर सेकेंड होगा। जो लोग भी रेन वाला प्रॉब्लम पढ़े होंगे उनको ये बात याद होगा, है ना। चलिए जो बतलाए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग। बोर्ड मिटाना है मुझे। हाँ अजीब हाल है। बोल रहे हैं वर्टिकल से दिया रहा है। हॉरिजेंटल से अगर पता है तो वर्टिकल से नहीं पता है। अगर कोई कहे वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे, यानी हॉरिजेंटल से 60। वर्टिकल से कोई भी एंगल दिया रहे तो हॉरिजेंटल से निकाल नहीं लेंगे, 90 माइनस उतना कर देंगे तो हॉरिजेंटल से हो जाएगा। तो इसमें कौन दिमाग लगाना, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो क्वेश्चन वाला क्लियर करेगा सामने से या बैक साइड से, ठीक ना। वैसे क्लियर नहीं होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन थोड़े होता है। जैसे हम देखो अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, हमको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और आप लोगों को दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई एब्सोल्यूट डायरेक्शन थोड़े होता है। एक ही चीज़ एक आदमी को क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरे को एंटी क्लॉक, उसका कोई डिफिनीशन नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इसमें, जैसे एंगल 60 डिग्री है तो आदमी को दिखाई, आदमी ऐसे नहीं ना घूम कर देखता है, ऐसे आदमी को सामने ही नहीं भी मेंशन किया तो समझिए सामने से। हालांकि क्वेश्चन वाले को ये मेंशन का कि उसके बैक पे तो कहीं 60 डिग्री से नहीं हो रही, तो अगर नहीं मेंशन किया है तो सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसको बात करेंगे, है ना। चलिए अब जो है प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो ठो ट्रेन है, दोनों का लेंथ दिया हुआ,
एक ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 260 मीटर और दूसरे का लेंथ दिया हुआ है 180 मीटर, ठीक ना। या इसी को 180 L1 कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी? कह रहा है इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन देन दे क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकेंड। कह रहा है दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक दूसरे को ओवरटेक करने में कितना टाइम लग रहा? 15 सेकेंड। तो सोचो, पहले भी बतलाए थे, ओवरटेक का मतलब क्या होता है? ओवरटेक का मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके सामने पहुंच गया तो समझ लो ओवरटेक कर गया, है ना। ये वाला पॉइंट इसके सामने पहुंच गया तो पिछले क्लास में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिखाए थे ना। तो माइंड में पूरे ट्रेन को मत सोचो, समझो कि यहाँ एक पार्टिकल है कि यहाँ पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इसको पकड़ना है। तो जान रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हम लोग देखें, एक दूसरे के नज़दीक पहुँचने का अगर रेट देखें तो बोलेंगे v1 माइनस v2। v1 बड़ा होगा v2 से तभी ना ओवरटेक कर पाएगा। और टाइम फॉर ओवरटेकिंग देखें, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। तो v1 माइनस v2 कितना हुआ? तो L1 है 180, L2 260 और टाइम कितना लगा जी? तो क्वेश्चन में दे दिया है 15 सेकेंड। देखो तो v1 माइनस v2 का एक रिलेशन तो आ गया ना, है ना, 440/15। चलो इसको और सॉल्व कर ले, यानी v1 माइनस v2 निकल गया। अब जो है इसी में कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाए, ठीक ना, ये तो बात हम लोग की है, व्हेन दे मूव अलोंग सेम डायरेक्शन, व्हेन दे मूव अपोजिट टू ईच अदर। भाई तब कितना टाइम लगेगा? एक दूसरे के अगर अपोजिट में मूव कर रहा हो तो कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे कि सोचो, अपोजिट जब मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पिछले क्लास में पढ़ा था ना, ऐड ना हो गया था, v1 प्लस v2 हो गया था। पिछले क्लास का लेक्चर देख लेना, कॉपी में नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में ही मिलेगा। समझ लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये इधर भाग रहा, ये इधर भाग रहा, और ये L1 है, ये L2 है। अब इसमें पूछा जाए, डायरेक्ट लिखते हैं टाइम फॉर ओवरटेकिंग, तो क्या बोलेंगे? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, क्योंकि तब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 प्लस v2 हो जाता। ठीक, क्वेश्चन में L1 L2 दिए हुए हैं 180 प्लस 260 और T2 दिए हुए हैं 7.5 सेकेंड, यानी 15/2। तो v1 प्लस v2 कितना हो गया? ये तो 440 है, उसका डबल कर दो 880/15। बस देख लो, तो दो ठो इक्वेशन आ गया। दोनों को अगर ऐड कर दें तो v2 कैंसिल हो जाएगा, v1 निकल जाएगा क्या, है ना। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करें
तो 2v1 880 प्लस 440 डिवाइडेड बाई 15। बोलो यहाँ से v1 निकल गया। इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो v2 निकलेगा क्या? तो चलो v1 v2 अब निकाल लो। अब ये तो डिफ़िकल्ट है नहीं, इतना तो करेंगे ना। चलिए, तो समझ में आया? थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं समझ गए, तो अब मिटाते हैं। अब जो है आप प्रॉब्लम नंबर 25 पूछे। हालांकि 25 भी मैं बताया हूं और 27 भी, 28 नहीं बतलाए हैं, लेकिन ये दोनों बता दिए। चलिए ध्यान से देखें। 25 नंबर प्रॉब्लम क्या? 25 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा एंड रिटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से देखें, कह रहा क्वेश्चन में कि मान लो कोई पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी जो है वो u है। हम उसको v1 लिख दिए वेक्टर में डिनोट करने के लिए, मैग्नीट्यूड u है। कह रहा ये थीटा एंगल से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक ना, थीटा एंगल से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी u ही। तो पूछा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो। तो देख लेना अपने कॉपी में, ऐसे तो ये बताए हुए हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें? तो इसका मतलब हो गया v2 माइनस v1। अब कह रहा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बतलाओ, तो आप जानते हो ना वेक्टर a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है v1 और v2 के बीच का एंगल। तो देखो, तो इस फिगर में v1 और v2 के बीच का एंगल कौन? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी देखा जाता है तो याद करो, सिखाए थे, दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। तो देखो v2 का टेल यहाँ है, v1 के टेल यहाँ लाओगे, यही ना बीच का एंगल हो गया। तो v2u u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u इंटू यू कॉस थीटा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो तो 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर कॉस थीटा था, 2u स्क्वायर कॉमन ले ली। देखो तो भाई 2u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो तो आ गया ना 2u साइन थीटा बाई 2। यही आंसर हो गया। आगे से याद रखेंगे फॉर्मूला। जब भी मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं हो, डायरेक्शन में चेंजिंग हो, तो चेंज इन वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है 2u साइन थीटा बाई 2, है ना। चलिए, इसको भी आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि समझे कि नहीं। जल्दी से बताइए। ये पहले भी बताए हुए थे, तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 27 देखते हैं।
देखिए 27 जो है प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम समझा दे रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि देखिए 27 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 15 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में जा रहा है। चलिए वेस्ट में जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद ए राइट टर्न लिया, मतलब इधर जा रहा था, इधर मुड़ गया 60 डिग्री के एंगल पे। अपना जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे 60 डिग्री के एंगल पे, लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो बनाए कैसे। इधर जानते हो ना, इधर वेस्ट हो गया, ये 60 डिग्री इधर तो नॉर्थ होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया। देखो एक तो काम डायरेक्ट कर सकते हो, अभी पढ़े हो ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 2u sin थीटा बाई 2, u के जगह 15 है, थीटा के जगह 60 है। देख लो तो ये कितना आ गया, साइन 30 ना, ये हो गया 1/, यानी आंसर हो गया 15 मीटर पर सेकंड। चलो ये तो हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब अगर डायरेक्शन पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी का, देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 का मतलब क्या होता है, v2 में ऐड करो माइनस v1 को। तो सोचो v1 इधर है तो माइनस v1 किधर होगा, तो माइनस v1 इधर। माइनस v1 जो है इधर हो गया, तो v2 में, मतलब v2 के हेड में माइनस v1 के टेल को जोड़ना। यही हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, देखो जी चेंज इन वेलोसिटी का यही डायरेक्शन, v2 में ऐड किए माइनस v1 को, तो जो मिला उसको डेल्टा भी बोलते हैं। थोड़ा सोचना, ये एंगल जब 60 है तो ये 60 होगा कि नहीं, है ना, अल्टरनेट एंगल हो गया। और मालूम है कि माइनस v1 बोलो चाहे v2 बोलो, दोनों तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, v1 बोलो v2 बोलो, माइनस v1 माइनस v2, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो जितना लेंथ इसका दिखाएंगे उतना ही है, यानी ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो दोनों एंगल इक्वल होगा तो 60 60 होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 60 है, तीनों मिलकर 180 होना, और दोनों को इक्वल तो ये 60। फिर सोचो ये 60 और ये 60, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा कि नहीं, पूरा 180 है। चलो अब बतलाओ ना, इस डायरेक्शन का नाम क्या दें, तो जानते हो ना, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना है, तो डायरेक्शन बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन आपको होगा। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फटाफट फटाफट। चलिए सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना, प्रॉब्लम नंबर 28।
देखो जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, थोड़ा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, ठीक ना। अब कुछ लोग सेकेंड हैंड मतलब पुराना घड़ी समझ लेते हैं, नहीं, पुराना घड़ी के बारे में बात नहीं हो रही है, सेकेंड का जो नीडल है ना उसके बारे में, ठीक ना। देखो भाई यहाँ है ना सेकेंड हैंड, इसका लेंथ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक। वॉच में जो सेकेंड का सुई है उसका लेंथ कितना, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड। कह रहा 15 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी इसके टिप का क्या होगा, ये किनारे वाला पॉइंट का। तो सोचो ये सेकेंड का जो सुई है वो ऐसे रोटेट कर, सेकेंड हैंड ऐसे ही ना होता है, 15 सेकेंड के बाद ही कहाँ पे होगा, तो जाहिर है यहाँ पे हो। तो जो इसका टिप है, टिप तो सर्कल में ना मूव कर रहा होता है। कोई भी पार्टिकल जब कर्व पाथ को फॉलो करता है तो उसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, यानी यहां पर टिप का वेलोसिटी इधर और यहां पर टिप का वेलोसिटी इधर। हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग होगा अलोंग द टेंजेंट, ठीक। देखो अब रफ्तार तो हर जगह इसका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं ना है कि सेकंड हैंड कहीं स्लो चल रहा है, कहीं फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट, ऐसा तो है नहीं। तो रफ्तार तो एक ही है, लेकिन आखिर इस टिप का स्पीड क्या होगा, स्पीड दिया हुआ नहीं है। तो देखो जी, स्पीड अगर निकालें, स्पीड ऑफ द टिप, तो सोचो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर यानी 2 पाई एल। और कितना टाइम लगेगा, तो 60 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर और टाइम 60 सेकेंड। आर जो है यानी एल जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ बाई 60, यानी भी आ गया पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो टिप है इसका किनारे वाला जो पॉइंट है वो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से, पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक काम तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगा, मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधे 2u sin थीटा बाई 2। अब v1 और v2 के बीच का एंगल 90। ऐसे भी देखो v1 इधर और v2 इधर, बीच का एंगल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे जानना जितना एंगल से रोटेट करता है ना, जितना ये एंगल बनता उतना ही इन दोनों वेक्टर के बीच के भी एंगल। कहता ना ये 120 डिग्री के एंगल पर है, तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल 120 हो जाता। यानी अगर ये नीडल जो है 120 से जब रोटेट करेगा तो v1 और v2 के बीच का एंगल 1। तो एक तो काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट बना लिए 2u sin थीटा बाई 2, u के जगह पाई बाई 30 और थीटा के जगह 90 बोल दो, पाई बाई 15 साइन 90 बाई 2 साइन 45 1 बाई √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही तो आंसर है ना। अपना पाई का वैल्यू पुट कर लो 3.14, या उसी फॉर्म में दे दिया है आंसर भी, ठीक। उसी को क्या किया है कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ऊपर नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ना हो जाएगा, तो ये 30 होगा। तो आंसर यही दिया हुआ। हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालें तो देखो डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, फिर डायरेक्शन में हम एंगल किसके साथ बतलाएं, है ना। तो देखो ध्यान से, V1 इधर है, V2 इधर है, तो चलो बोलेंगे V1 इधर और V2 इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मुझे V2 माइनस V1 चाहिए, तो बोलेंगे V2 में ऐड कर दीजिए माइनस V1। V2 माइनस V1 चाहिए तो V2 में ऐड कीजिए माइनस V1 को। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, करेंगे और क्या। तो V1 इधर है तो माइनस V1 किधर, तो माइनस V1, ये इधर हो गया माइनस V1। तो बोलेंगे V2 में ऐड करना है माइनस V1 को। देखो यहां लिख दे रहे हैं, देखना। तो V2 के हेड में माइनस V1 के टेल को लाके जोड़ दिए, V2 में ऐड किया माइनस V1 को, जो मिला उसको बोलते हैं डेल्टा V। ठीक, थोड़ा सोचो ना, जो V2 है वही ना माइनस V1 है मैग्नीट्यूड में, तो ये एंगल जब 90 है तो ये दोनों 45 होगा कि नहीं। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो V2 के साथ यानी फाइनल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। यानी बोलेंगे क्या कि डेल्टा V यानी चेंज इन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द V2 फाइनल वेलोसिटी। चलिए, उम्मीद है आप लोग सब समझे होंगे। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। देखो मेथड और भी है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर V2 माइनस V1 निकालना है तो इतना दिमाग काहे के लिए लगाएं, आप तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिए। हम तो ऐसे कर देते, V2 माइनस V1 निकालना है तो भाई V2 कितना, तब π/30। किधर है तो नीचे है तो माइनस j हो गया। V1 कितना, π/30। किधर है तो I में। ठीक है, I वाले को पहले लिखते हैं, J वाले को बाद में। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा, बस √, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बनना तो है कि नहीं। आप वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्शन पूछे तो आप जो I/J में जब वेक्टर रहता है तो tan थीटा कैसे निकालते हैं जानते हैं, उसके आधार पर भी बोल सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है ना ऑफलाइन क्लास के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। देखिए, ऑफलाइन ही पढ़ाना मुझे भी बहुत पसंद है, दिल की बात आपको बताएं। लेकिन सुने होंगे ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो अब ऐसा है कि अगर हम ऑफलाइन को ओपन कर दें तो समझ लीजिए कि पटना में फिर मैक्सिमम कोचिंग खुल जाएगा। और उसके बाद जो है दिक्कत सबका शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ लोग 5-10 बच्चों को बैठा करके पढ़ा रहे हैं, तो वो चलिए चलेगा, कोई देख नहीं रहा है और कोई ज़्यादा ख्याल नहीं ले रहा है। और अभी भी इलेक्शन का टाइम भी है, पुलिस का ध्यान भी जो है कहीं और है। लेकिन बाद में जो है, अब में से कुछ बच्चे जो गांव से देख रहे होंगे, दूर दराज से देख रहे हैं लाइव क्लास, बहुत से लोग गोपालगंज से हैं, तो अदर स्टेट के भी कुछ बच्चे हैं। तो उसमें क्या होगा कि उनको तो हम पटना बुला लेंगे, और पटना बुला लिए और मान लीजिए कि 5 दिन 10 दिन के बाद जो है फिर बंद कराया जाए तो बहुत ख़राब लगेगा। इसलिए
हम चाहते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट के तरफ से इजाज़त मिल जाए, परमिशन रहे, तो हम लोग एकदम बोल्डली वर्क को करें, है ना। किसको आप ही बतलाइए, एक कैमरा के सामने, एक मोबाइल के सामने किसको बोलते हुए अच्छा लगता है। वो तो आप लोग से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप लोग जो बोलते हैं उधर से लिखते हैं, तो वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है कि उसी बहाने कम से कम जो है ना, मुझे लगता है कि कोई देख रहा है। तो चलिए अभी हम लोगों को और भी कुछ बात सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए ऑफलाइन होगा तो बिल्कुल बताएंगे ना कि ऑफलाइन होगा, कब से होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम लोग बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ये बता दें, कहा जाता है कि जीवन में व्यक्ति को उस प्रोफेशन को चुनना चाहिए जिसमें उसको बहुत मन लगता, जिस काम को करने के बाद व्यक्ति थकता नहीं हो। थोड़ा सोचो ना, कुछ कुछ ऐसा नहीं है क्या, तुम अगर क्रिकेट खेल रहे हो और 50 रन के स्कोर पे चले गए हो, तो क्या होता है, ए भाई अब हम बैटिंग नहीं करेंगे, थक गए हैं, रख लो तुम बैट, ऐसा होता है क्या। बल्कि लगते हो कि अब सेंचुरी मारे, सेंचुरी भी पूर जाता है तो क्या थक जाते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट का वर्क है और उससे कुछ हमारा बेहतरी भी हो रहा है। तो जब व्यक्ति को इंटरेस्ट का वर्क मिले और उस इंटरेस्ट के वर्क से उसका इम्प्रूवमेंट भी हो, तो फिर व्यक्ति थकता नहीं है। और याद रखना, मेरे साथ जो है ना, यही बात है। हम एकक बैच नहीं, जो भी अपने सीनियर होंगे, तुम्हारे घर के जो बच्चे पढ़े होंगे, पूछना, मिनिमम मैं दिन में 10 आवर्स क्लासरूम में रहता हूँ। 10 घंटा कम से कम क्लासरूम में रहते हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है। बल्कि आपको ये बता दें कि पढ़ाने के बाद जब हम निकलते हैं तो हम पूरा फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का वर्क है। लेकिन देखो, हकीकत ऐसा है ना कि हर बार सब चीज़ इंटरेस्ट का तो नहीं मिलता है, कहीं कहीं समझौता करना पड़ता है, कहीं कहीं बातों। अब सोचो, अगर मान लो कि हम ये वर्क नहीं कोई और वर्क कर रहे होते तो फिर वहीं पे इंटरेस्ट पैदा करते। अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम डिसाइडेड हैं, कोई कहेगा सर मेरे इंटरेस्ट का वर्क तो खाना है, तो क्या हम दिन भर खाते रहें। अब ये कोई कैरियर थोड़े हो सकता है। अरे ठीक है, वो भी एक बात है, लेकिन कैरियर के साथ थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग सामने रहेंगे पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट को जो है ना, आप लोगों का ज़्यादा ख्याल है, गवर्नमेंट बहुत ख्याल कर रही है आपका कि भाई हमारे बच्चे बीमार ना हो, दिक्कत ना हो, वो पार्क में खेलें, रेस्टोरेंट में बैठ के जम के खाना खाएं। कोचिंग में तो आ जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इतना केयर कौन कर सकता है, माँ बाप भी केयर नहीं करते जितना आपका सरकार केयर कर रही है कि नहीं। एकदम ज़बरदस्त कोरोना से बचे हुए हैं, सब लोग एकदम बचे हुए हैं। अब तो बिना मास्क के भी लोग बाज़ार में एकदम मटर गश्ती कर रहा है, भीड़ लगा रहा है, नेताजी के सभा सज जा रहा है। लेकिन है ना, कोचिंग में जैसे ही आए तो यहाँ तो कोरोना बैठा हुआ क्लास में है, बस हवक लेगा सीधे, तो बस काम ख़त्म आपका, आप बर्बाद हो गए। चलिए चलिए, आइए आइए। तो अभी भी कुछ बात अभी भी बची हुई है और उसको करना है। तो हम लोग जो है, देखिए जी, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन। थोड़ा देखना, तुम तो भूल गए होगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल पढ़ाते समय एक बात बोले थे कि कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन का ऐसा क्वेश्चन है जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, और रिलेटिव मोशन जानने के बाद बनाना आसान हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आओ हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो जी, मान लो एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, चलो 2 ठो बॉल है, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया अपवर्ड में, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा जो बॉल है इसको हम लोग प्रोजेक्ट किए
10√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक ना। इसके वेलोसिटी को u2 बोल दे रहे, थोड़ा समझना। एक बॉल जो है सीधे अपवर्ड में चला, एक बॉल ऐसे चल दिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि 1 सेकेंड के बाद दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन क्या हो। फाइंड सेपरेशन between the two balls after 1 second if they are projected simultaneously। दोनों को प्रोजेक्ट एक साथ किया गया। 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन। ठीक है, बनाएंगे कैसे, समझेंगे। तो 1 सेकेंड के बाद मान लो ये बॉल यहां पहुंची, और 1 सेकेंड के बाद ये बॉल यहां पहुंची। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो। तो देखो जी, एक तो मेथड है जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े हुए। सबसे पहले क्या करो कि पता लगाओ 1 सेकेंड में फर्स्ट बॉल कितना ऊपर गया। इसको पॉइंट O बोल दिए, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए। पता करो फर्स्ट बॉल कितना ऊपर गया। तो देखो जी, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, फिर रिलेटिव मोशन से बतलाएंगे इसको। तो फॉर फर्स्ट बॉल S इजकल टू ut प्लस हाफ GT²। तो फर्स्ट बॉल 1 सेकेंड में कहां पर है, तो A पर है। सपोज करो ये हाइट h, तो ऐसा करते हैं, इसको y1 हाइट को बोलते रहे, ठीक। तो y1 इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना जी, तो 1 सेकेंड। आज जी तो जाहिर है रिटार्डेशन का काम करेगा, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किए। 1² y1 हो गया 15 मीटर। चलिए, ये बॉल 15 मीटर ऊपर गया है 1 सेकेंड में। बॉल B को देखते हैं कि 1 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया और कितना आगे गया। इसको x बोल दे रहे हैं, इसको y2 बोल दे रहे हैं, है ना। ये हाइट y1 बोले, इसको y2। चलो जी, फॉर बॉल 2, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। x में कितना गया अगर ये पता करना है तो sx इजकल टू uxt हाफ gxt²। मान लो अगर y2 बोले, इसको x2 ही बोल दे, तो बोलो तो यहां से आ गया, x में कितना गया तो x2। और याद करो x में जो इनिशियल वेलोसिटी है तो u cos थीटा होता है ना, तो बोलेंगे 10√2 cos 45। टाइम हो गया 1, और जैसा कि आप जानते हैं gx का वैल्यू 0 ना, g नीचे है और x इधर है, बीच का एंगल 90, तो g cos 90 0। ऐसे भी जानते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सलेशन 0 होता है। तो बोलो तो ये 10 मीटर आ गया क्या, cos 45 1/√2। तो चलो x2 निकल गया, नहीं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल गया। अब हाइट निकालते हैं।
तो हाइट अगर निकालें तो एस वाई इजकल टू यू वाई टी हाफ जी वाई टी स्क्वायर। याद करो, प्रोजेक्टाइल में हाइट निकालना होता था, यही फॉर्मूला यूज करते थे। एस वाई मतलब वाई टू, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई में। तो सोचो ना, इधर बोलते थे यू कॉस थीटा, इधर बोलते थे यू साइन थीटा, तो यू के जगह 10√2 साइन 45 और टाइम हो गया 1 जी वाई। तो सोच लो, जी नीचे है और वाई ऊपर है ना, इसी डायरेक्शन को ना वाई बोले, तो जी वाई तो कॉस 180 हो जाएगा, जी कॉस 180 माइनस जी टाइम 1। देखो तो ये कितना आ गया, 1/√2, ये 10 हो गया, माइनस हाफ जी के जगह 10, यानी कि देखो तो 5 मीटर आया क्या। चलो y2 भी निकल गया। तो कहोगे ठीक है ये सब तो निकला, लेकिन निकालना क्या है? निकालना है दोनों के बीच का सेपरेशन, ये निकालना है। तो कोई कहेगा ये कैसे निकलेगा? बोलेंगे देखो निकलेगा। अब ये हाइट मालूम, ये मालूम, तो बतलाओ ना, y1 मालूम, y2 मालूम। y1 कितना है जी? 15 मीटर। y2 कितना है? 5 मीटर। तो ये कितना हो गया? 10 मीटर। यानी कि अगर A से C का डिस्टेंस देखें तो y1 माइनस y2 15 माइनस 5 यानी 10 मीटर। चलो जी, ये AC आ गया 10 मीटर और CB कितना है? तो CB का वैल्यू भी 10 ही मीटर आ गया। X में भी आ गया है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो अब क्या, अब तो हाइपोटेनस है ये भी। तो AB कितना? AB कितना? तो बोलेंगे कितना क्या? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10√2 मीटर। ठीक, आंसर हो गया, है ना। तो चलो ये क्वेश्चन तो बतलाए। तो कहोगे इसमें कहाँ रिलेटिव मोशन कहाँ है? अब बतलाएंगे सेकंड मेथड में रिलेटिव मोशन कहाँ है। पहले तो ये बतलाओ यहाँ तक समझा कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, यस सर, यस सर, समझ गए। चलिए थोड़ा सा हम भी पानी पी लेते हैं। सब बताया जाएगा, मेजर टेस्ट कब होगा, ठीक ना। बस अब पूरा प्रिपरेशन कर लीजिए, एक बार काइनेमेटिक्स को पढ़ लीजिए। मिटाते हैं जी। अब जो है ना सेकेंड मेथड, चलिए सब कोई बोल रहा है, समझ गए। देखिए, आप में से जो लोग टोटल क्लास रेगुलर बेसिस पे करते रहे, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हैं काइनेमैटिक्स टॉपिक को बेहतर ढंग से सीखें? क्योंकि बहुत सा जो है पोर्शन ऐसा भी रहता है कि जो अगर हम नहीं भी बताएं तो बुक वगैरह में बहुत अच्छे से दिया हुआ नहीं रहता है, और इतना कैटेगराइज करके नहीं दिया हुआ रहता, अलग अलग किया हुआ नहीं रहता, वो ऐसा मिक्सर रहता है, पता नहीं चलता है। तो जो मैं कोशिश किया हूँ कि ऐसा
स्टेपिंग करूं, जिससे आपको लगे कि नहीं, मैं जब पढ़ा हूँ ओवरऑल मुझे पढ़ाया गया, हर चीज़ पढ़ाया गया। एक बात याद रखना, दूसरों को शायद बेवकूफ़ बनाना आसान भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे को मिसगाइड करते हैं, कुछ गलत बतलाते हैं, तो दूसरा तो आपको सही ढंग से देख रहा होता है, सुन रहा होता है, वो आप पर फेथ कर रहा होता है, लेकिन मिसगाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद तो समझ रहा होता है ना कि मैं गलत काम कर रहा हूं, इसलिए वो पहले अपने नज़र में गिर जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन तुम पूछो या मत पूछो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पूछो या ना पूछो, मैं 2 दिन पहले भी अगर न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर देता और ये सब बात नहीं भी सिखाता, तब भी स्टूडेंट कहता हाँ आप बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं। लेकिन कहा जाता है, देखो मेरा ही लिखा हुआ एक पोएम है, सह लेते हैं दर्द हरदम, तिलांजलि देकर तालीम को, बहला देता हूँ दुनिया को, मगर जवाब दूँ क्या अपना दिल को। मतलब कि दुनिया को समझाना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अपने मन को कैसे समझाएंगे, अगर कुछ गलत करेंगे तो खुद को कैसे तसल्ली देंगे। इसलिए अब आओ हम लोग को मेथड सीखना है, ठीक ना। चलिए आइए, चलिए बुक जो है ना, मेरे स्टूडेंट लोग, बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया बुक लिखे हैं और उनका नोट्स जो है ना बहुत अच्छे, मैंने नोट्स ही उन लोगों का बिकता है। इसलिए आप सब मेरे किताब हैं, चलते फिरते किताब हैं, कम से कम नहीं भी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में गिनेंगे तो 100 के अप्रॉक्स टीचर हैं जो आपके जैसा कभी यहाँ के स्टूडेंट रहे थे और एकदम अच्छे अच्छे संस्थान में है। पटना के भी जो भी नामी नामी संस्थान है उसमें भी हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल भी पढ़ाते हैं, क्योंकि सब लोगों का नाम वगैरह लेना ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ लोग तो मेरा नाम ही अपने फेसबुक वगैरह पे लगाए हुए रहता है सब जगह, लेकिन थोड़ा उनका ब्रांडिंग कम ना हो, या मान लीजिए कि थोड़ा उनको असहज फीलिंग नहीं हो। लेकिन हालांकि हम जानते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो कभी असहज फील नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए जो है बहुत मेरे मन में सम्मान भी है, और वो लोग तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़े, मुझे उससे खुशी मिलती है। चलिए आइए, तो अब हम लोग नज़रिया बदलते हैं, तरीका बदलते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं। देखना अब बात बदलने वाला है, समझ में आ गया तब तो जादू हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो आओ, ऐसा करते हैं, 2 ठो बॉल है, एक बॉल को फेंका गया इधर और एक बॉल को इधर, बॉल 1 को इधर, बॉल 2 को इधर। बॉल 2 में बैठ जाते हैं, अब बॉल 1 को देखते हैं, क्या बॉल में बैठ जाएंगे, एक बॉल में बैठ जाना है और दूसरे बॉल को देखना। बॉल 2 में बैठ करके बॉल 1 को देखना। भाई कैसे देखें, बॉल इतना छोटा सा बैठ जाएंगे क्या? अरे भाई बैठना, कल्पना करना, इसमें क्या जा, समझो तुम भी एकदम पार्टिकल हो, बैठ गया बॉल के अंदर। ठीक है, एक बात जानना, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठता है वो फ्रेम उसको रुका हुआ नजर आता है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, क्या लगता है अर्थ रुकी हुई है, जहां तुम बैठ गए तो कहते भाई ये तो रुका हुआ है, तो ठीक है। अगर बॉल 2 में बैठ गए तो बॉल 1 तुमको क्या दिखाई, बॉल 2 क्या दिखाई पड़ेगा, भाई हम तो रुके हुए। ठीक है, तो बैठो ना। तो बैठे कैसे, तो बोलेंगे 2 में बैठ के किसको देखना है, 1 को, तो इसका वेलोसिटी मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, देखना देखना। 2 में बैठ के अगर 1 को देखते तो मुझे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ता, तो रिलेटिव मोशन में पढ़े थे, 1 का वेलोसिटी अगर 2 के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो u1 माइनस u2, नहीं u1 निकालना है, u1 माइनस u2। u1 कितना,
तो 20 मीटर पर सेकंड किधर, जे में 20 जे। u2 कितना 10√2 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल पर 45, 10√2 cos 45i, 10√2 sin 45j। ठीक है, देखो तो ये 1/√2, √2 गायब, ठीक है ना, तो -10i, देख लो और 20j अब -10j, देखो यहाँ 1/√2 तो √2 गायब हो जाएगा और आगे माइनस है, तो ये हो गया 20j - 10j यानी 10j, ये u12 यानी 2 में बैठ करके अगर 1 को देखोगे तो 1 का वेलोसिटी इतना दिखाई पड़ेगा, तो इतना दिखाई पड़ेगा मतलब क्या है जी, i - j+, यानी मतलब ये है, ध्यान से देखना, मतलब ये है कि तुम बैठे हुए हो 2 में, तो जिसमें तुम बैठ जाओगे ना वो लगता है कि वो नहीं चल रहा, वो तो वहीं जहां है वहीं है, लेकिन 1 तुमको भागते नजर आ रहा है, कितना वेलोसिटी से, तो नजर आ रहा है -10i + 10j, तो -10i, तो -10i इधर प्लस, यानी इधर भागते नजर आ रहा है, यानी उसको 1 इधर भागते नजर आ रहा है। तो कोई कहे कितना वेलोसिटी से भागते नजर आ रहा है, कितना वेलोसिटी से, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -10a² + 10a², यानी कि 10√2 मीटर पर सेकंड। ठीक, यानी कि अगर तुम 2 में बैठ जाओगे और 1 को देखोगे तो तुमको यही लगेगा ना कि 1 इधर भाग रहा, और कितना वेलोसिटी से भाग रहा है, तो भाई भाग रहा है 10√2 मीटर पर सेकंड। तो सोचो ना, 2 ठो दोस्त हो, मेरे बगल में भी एक आदमी खड़ा है, हम रुके हुए हैं और वो भागने लगा, कितना वेलोसिटी से, 10√2 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में वो कितना दूर जाएगा, तो जानते हो ना S = V × t, तो 10√2 × 1 यानी 10√2 मीटर जाएगा क्या, मतलब कि हम यहाँ रुके हुए हैं, 1 सेकंड में वो आदमी कहाँ पहुँच गया, 10√2 मीटर पे, 1 सेकंड में 10√2 मीटर पे। तो सोचो तो 1 सेकंड में ये आदमी यहाँ आ गया, ये बॉल यहाँ आ गया, और देख लो तुम्हारा आंसर भी वही था कि नहीं, आंसर भी देखो ना 10√2 आया है कि नहीं, यानी कि सेपरेशन निकालना है, सेपरेशन बिटवीन द 2 balls आफ्टर 1 सेकेंड, तो ऐसे निकाल लो, u12 निकाला ना, u12 का जो मैग्नीट्यूड आया उसमें टाइम से मल्टीप्लाई, S = VT करते हो ना, u12 कितना 10√2, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर हो गया। मतलब कि केवल u12 निकालना है और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम बन जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि बॉल 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो a1 - a2, और ये जानते हो ना कि कोई भी बॉल को चाहे कुछ एंगल पर फेंको, चाहे सीधे ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सेलरेशन तो जी ही ना होता है, तो जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। मतलब ये हो गया कि 2 में बैठ करके 1 को देखोगे तो तुमको लगेगा कि 1 का वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितना है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। फिर तुमको लगेगा 1 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
और ये इसका पाथ कैसा नजर आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। यानी कि तुमको देख लो, यहाँ भी 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। 2 में बैठ के 1 को देखोगे इधर दिखाई पड़ेगा। तो देखो जी, अगर 2 में बैठ करके 1 को देखते, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बतलाओ 2 बॉल को फेंक दिए, एक बॉल में अगर बैठ के दूसरे को देखोगे तो दूसरा का पाथ कैसा नजर आएगा, तो बोलना है स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। अगर ये पूछे एक में बैठ के दूसरे का एक्सलेशन देखोगे तो क्या नजर आएगा, तो 0 नजर आएगा, है ना। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा टी टाइम के बाद, तो अगर स्टार्ट में दोनों एक जगह था तो समझ लो कि 2 तो रुका ही रह गया, क्योंकि 2 में हम बैठे हुए हैं तो हमको रुका हुआ नजर आएगा। 1 सेकंड में जितना दूर जा सकता है चला गया। तो S = U12 × T, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगना चाहिए मेथड। कुछ समझ में आया क्या, थोड़ा जल्दी से बताइए, ठीक ना। यानी यहाँ लिख दे रहे हैं कि बॉल 1 का जो पाथ है, पाथ ऑफ बॉल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, माने 2 में बैठ करके देखें तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़े, इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। एकदम कितना आसान मेथड है का भाई, खाली U12 निकालो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करना ही नहीं है, फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए और लोग भी रिस्पॉन्ड करें। सब लोग सो गए क्या जी? चलिए चलिए ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अगले क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। उसी पर बेस्ड जो है फ्रिक्शन चैप्टर रहता है। कोई कोई बुक न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन को एक ही चैप्टर में पढ़ा देता है, लेकिन आप तो जानते हैं हम स्टेपिंग किए हुए हैं। ऐसा बताएंगे कि एकदम सब चीज़ आसानी से बन भी जाएगा, समझ में भी आएगा। और खिचड़ी बना देने से तो जानते हैं कुछ पता चलता नहीं। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, और एक दूसरा बॉल है, इस बॉल को U2 वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच का जो गैप है, मान लो 100 मीटर, दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 100 मीटर है। चलो एक काम करते हैं, U2 का भी वैल्यू दे देते हैं। ये एंगल को हटा, आ गया। हाँ जी, देखेंगे इस बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा थीटा का वैल्यू क्या हो जिससे दोनों बॉल जो है एक दूसरे से कोलाइड करें, टकराए।
साथ में कहा जा रहा कितने टाइम के बाद कोलाइड करेगा, ठीक ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। These two balls will collide if they are projected simultaneously। ठीक, देखो ध्यान से, अब बनाने का तो ये भी मेथड है कि टी, मान लो टी टाइम के बाद कोलाइड करेगा, तो टी टाइम में जो इसका हाइट होना चाहिए टी टाइम में वही हाइट इसका होना चाहिए, इक्वेट कर दो। फिर ये एक्स में गया, ये भी कुछ एक्स में गया, दोनों को ऐड करेंगे 100 हो गया, तो वो फर्स्ट मेथड समझ लो, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला मेथड हो। लेकिन रिलेटिव मोशन से बनाए तो बॉल 2 में बैठ गए, 1 को देख रहे हैं, तो 2 में बैठ करके अगर 1 को देखोगे तो जो दिखाई पड़ेगा वो है U1 माइनस U2। U1 को क्या लिखेंगे, तो 100 cos 53 डिग्री I प्लस 100 sin 53 डिग्री J माइनस U2 क्या लिखें, तो माइनस 50 cos थीटा I प्लस 50 साइन थीटा J। तो cos 53 डिग्री, बोलो 100 cos 53, ये होता है 3/5, तो 60 हुआ क्या, तो ये हो गया 60I, और साइन 53 डिग्री 4/5 यानी कि 80J प्लस 50 cos थीटा I माइनस 50 साइन थीटा J। देख लेना, U1 2 I वाले को एक साथ 60 प्लस 50 cos थीटा I, और ये हो गया 80 माइनस 50 साइन थीटा J। ठीक है, देख लो तो सही लिखे हैं ना। ठीक, देखो जी, ऐसा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कभी 1 से बड़ा नहीं होता, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये 50 के बजाय U2 को लिख लेते हैं, मान लो कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 80 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसा टर्म आ जाएगा ना कि जो फिर पॉसिबल नहीं, वो कोलाइड ही नहीं करेगा। अच्छा चलो यहाँ 80 लिखे रहते, तब क्या होता, U2 को 80 लिखे रहते, 80 यहाँ हो जाता 80, तो देखो तो क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस 60I यहाँ पे हो जाता 80 cos थीटा I और 80 साइन थीटा J, यही ना। I वाले को एक साथ करते 60 प्लस 80 cos थीटा, और J वाले को 80 माइनस 80 साइन थीटा। हालांकि फिर साइन थीटा 1 थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, बढ़िया तो आ नहीं रहा है, इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यू ऐसा लिया जा रहा है ना। अच्छा चलो 90 मीटर पर सेकंड, समझ में आएगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ देर के बाद समझ में आएगा। चलो, क्योंकि क्वेश्चन हम देख करके नहीं ना लिखे हैं, अंदाज पे सोचे हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ हो गया 90 और 80 माइनस 90 साइन थीटा। चलो
थोड़ा सा अब ध्यान से सीखना इसको बढ़िया से। इतना तो जान रहे हो ना कि जब भी दो बॉल को फेंक देते हो, एक में बैठ के दूसरे को देखोगे तो दूसरा का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक ना। तो सोचो तुम 2 में बैठे हुए हो और किसको देख रहे हो, 1 को। तो तुमको तो यही नहीं लगेगा कि भाई देखो हम तो रुके हुए, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। सोचो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बोले भाई हम नहीं जाने वाले हैं, और कोई आदमी वहाँ खड़ा है, उसको बोले कि देखो तुमको आके हमसे टकराना है, और ये शर्त है हमेशा स्ट्रेट लाइन में तुमको चलना है। तो सोचो तो एक आदमी यहाँ पर है, ये बैठा हुआ है, और एक आदमी यहाँ पर है। ये 2 कहा कि हम खिसकने वाले नहीं हैं, और तुमको जब चलना है तो स्ट्रेट लाइन चलना है, और आ करके हमसे टकराना है। तो ऐसे ही ना चल सकता है, बोलो। नहीं तो अगर ऐसे चलेगा तो कभी टकराएगा, ऐसे चलेगा तो टकराएगा। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, थोड़ा बढ़िया समझना। इसका मतलब ये हुआ 2 कहेगा कि 1 हमसे तभी टकरा पाएगा जब इसका वेलोसिटी I में होगा, J में वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। यानी टकराने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, ठीक ना। देखो तुम समझो 2 में तुम बैठे हुए हो और 1 को देख रहे हो, और 1 का पाथ तुमको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा है, और 1 आके तुमसे टकरा रहा है। तो कब टकराएगा, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ना चलना पड़ेगा। यानी बोलेंगे कि कॉलिजन के लिए, टकराने के लिए, फॉर कॉलिजन ये J में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यानी 80 माइनस 90 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0। बस अब साइन थीटा यहां से निकालो 80/90। देखो क्यों हम बार बार बदल रहे थे, क्योंकि नीचे वाला टर्म बड़ा ना होना चाहिए ऊपर वाला से, नहीं तो साइन थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हमको क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ रहा। तो साइन इनवर्स 8/9, इतना, यही आंसर हो गया। टकराने के लिए यही शर्त है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि कितना टाइम के बाद टकराएगा, तो ये कहेगा भाई हम तो 100 मीटर के दूरी पर बैठे हुए हैं और उसी को ना आना है इतना वेलोसिटी से। यानी कि u12 का वेलोसिटी x डायरेक्शन में I में कितना है, 60 + 90 cos थीटा, और J में तो 0 होना चाहिए, ठीक ना। थोड़ा समझना, 2 में बैठ के किसको देख रहे हैं, 1 को। तो 2 में बैठ के 1 को देख रहे हो तो तुमको लगेगा हम तो भाई रुके हुए हैं, और 1 मेरे ओर आ जाओ, सीधे सीधे आ जाओ, मेरे I में ही वेलोसिटी होना चाहिए, J में नहीं होना चाहिए, कारण कि तब फिर टकराओगे ही नहीं। अगर टकराना है तो सीधे आ जाओ, क्या दिक्कत है। अब पूछ रहा है ये इसको टकराने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कहेगा कि भाई इसको 100 मीटर चलना है और इस वेलोसिटी से चलना है, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। तो बोलेंगे 100 मीटर डिवाइडेड बाय u12x। 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना और इस तो टाइम s/v होता है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 60 + 90 cos थीटा। अब तुम कहोगे भाई cos थीटा तो मालूम नहीं। अरे जब साइन थीटा मालूम तो cos थीटा मालूम नहीं। 1 - sin स्क्वायर थीटा √ ही ना, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा 64/81। देख लो तो 81 से 64 को माइनस करो, देखो तो √17 डिवाइडेड बाय 81 हुआ क्या, यही ना हो गया। चलो भाई cos थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो,
टाइम निकल गया, क्या कोई दिक्कत है? समझ भी पाए क्या? अगर टाइम पूछता तो ऐसे बनाते, केवल एंगल पूछेगा तो ऐसे देखो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बनाए। चूँकि हो फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो हो सके थोड़ा हार्ड भी लग रहा हो, लेकिन एक बात जानना, 2 में बैठे हुए हैं तो बैठ गए भाई, हमको तो रुका नज़र आ रहा है 2, और 1 को स्ट्रेट लाइन में चलना है तो जाहिर है मेरे ओर ही आना पड़ेगा टकराने के लिए, यानी y में वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो y में 0 होगी। फिर कितना टाइम के बाद टकराएगा, तो x डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी से आ रहा, s/v कर दिया। बोलिए, रिस्पॉन्ड करें, समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग जो हैं ठीक है, ये मेथड हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहता। देखिए, रिलेटिव मोशन समझ गए तो समझ लीजिए कि अभी तक के पोर्शन में सबसे हार्ड माना जाता है रिलेटिव मोशन को। तो रिलेटिव मोशन समझ में आ गया तो आगे का पोर्शन जो है एकदम आसान लगेगा। अगले दिन से एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? थैंक यू, ठीक ना? हैव ए नाइस डे।